Hello everyone, I am back with the 8th lecture of the chapter, The Adventure, written by Jayant Narlikar from your book, Hornbill. Students, in the previous lecture, we have already discussed that Professor Gaitonde is discussing all the events with Rajendra Deshpande, and Rajendra Deshpande is startled. He is very confused when he saw the evidence of from the parallel universe of Professor Gaitonde. He showed him the torn page of the Bhav Sahibanchi Bakhar, and he is now trying to rationalize his the two events that how did it take place. All right students, हमने previous lecture में देखा कि प्रोफेसर गायतोंडे अपने सारे इवेंट्स को बता रहे हैं राजेंद्र देशपांडे को, और पहले राजेंद्र देशपांडे इस बात का यकीन नहीं करते, वो समझते हैं कि एक कल्पना थी। उसके बाद जब प्रोफेसर गायतोंडे उनको एविडेंस दिखाते हैं पैरेलल यूनिवर्स से भाव साहिबांची बखार का एक फटा हुआ पेज, तो राजेंद्र देशपांडे शॉक्ड रह जाते हैं और ये देख करके वो अब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो बहुत सोचते सोचते कंक्लूजन पे आते हैं और उनके हिसाब से ये दो साइंटिफिक थ्योरी को डील करता है। उनका जो स्टेट ऑफ उनका जो एक कंडीशन था, जिस कंडीशन की वजह से वो एक पैरेलल यूनिवर्स को ट्रैवल करके आए हैं, ये दो कंडीशन की वजह से हुआ है। और ये बात वो अभी समझाने की कोशिश करने वाले हैं प्रोफेसर गायतोंडे को, और वो कहते हैं कि आप समझोगे या नहीं समझोगे मुझे पता नहीं, ये जज करना आपका काम है, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से जो वर्ल्ड आपने एक्सपीरियंस किया है, एक तो पहला तो वो फैंटास्टिक है, बहुत ही अद्भुत वर्ल्ड था, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, अनुभव था वो, और दूसरा बहुत आपत्तिजनक था। आपत्तिजनक एज इन कैटास्ट्रोफिक, जिसको जो मानना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस था वो। तो अब आप ये डिसाइड करना कि ये दोनों में से कौन सी थ्योरी को डील करता है या कौन सी थ्योरी में फिट हो रहा है, मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स, प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड। प्रोफेसर गायतोंडे ये सारी बात सुन रहे थे जो राजेंद्र देशपांडे उनको बोलने वाले थे कि अब मैं दो थ्योरी के बारे में बताऊंगा, मैं सही हूँ या गलत ये आप जज कर लेना और आप ही देख लेना कि दोनों में से कौन सा थ्योरी पे ये ज़्यादा फिट हो रहा है। तो प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब हाँ मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, चलो बोलो। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड। राजेंद्र और ज़ोर ज़ोर से घूमना टहलना शुरू कर देते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो और ज़ोर ज़ोर से उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो चलते चलते बोलते हैं। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एट दैट सेमिनार। वो कहते हैं कि आपने उस सेमिनार के पहले बहुत ज़्यादा उस कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सुन लिया था, ठीक है, जो सेमिनार को आप देने जा रहे थे, तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा या सुन लिया था। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत। तो चलो उसी कैटास्ट्रोफ थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत पे अप्लाई करके देखते हैं। Was fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theory। और उनके हिसाब से, राजेंद्र देशपांडे के हिसाब से, वो कहते हैं कि जो ऐसे युद्ध, ऐसे जो जंग होते हैं जो कि फेस टू फेस लड़े गए हों, ऐसी जगह पे ये जो कैटास्ट्रोफ थ्योरी होता है ये बड़े अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल उठाना बहुत ही आसान होता है या मज़ेदार होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। There was the Maratha army was facing Abdali's troop on the field of Panipat। वो कहते हैं कि जो मराठा आर्मी थी वो किसके अगेंस्ट लड़ रही थी? अब्दाली ट्रूप यानी अब्दाली सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। और ये लड़ाई कहाँ हुई थी? पानीपत के फील्ड में हुई थी, मैदान में हुई थी। There was no great disparity between the latter's troop and the opposing forces। दोनों के बीच में कोई भी असमानता नहीं थी। डिस्पैरिटी, दोनों ही ट्रूप्स यानी दोनों ही सोल्जर्स, दोनों ही जो सेना थी, ट्रूप मतलब सेना, तो दोनों ही सेनाओं के बीच में कोई भी ऐसी असमानता, कोई बहुत बड़ी असमानता नहीं थी जिसकी वजह से डिक्लेयर कर दिया जाए अरे ये लोग तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि यही लोग जीतेगा। ऐसा कुछ भी बहुत बड़ी कोई असमानता नहीं थी अब्दालीज के बीच में और मराठास के बीच में। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल। दोनों के जो कवच भी थे वो भी कंपेरेबल थे।
दोनों के कवच, दोनों ने जो प्रोटेक्शन के लिए जो 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 चीज़ें, जो हथियार, जो औजार, जो कवच पहने हुए थे, सब कुछ कंपेरेबल थे, मतलब दोनों का कंपैरिजन हो सकता था, यानी दोनों इक्वल थे, ऑलमोस्ट सिमिलर, इक्वल होंगे। इनकम्पेरेबल मतलब अरे इसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती, ये कहाँ वो कहाँ, मतलब ऐसा नहीं था, दोनों कंपेरेबल थे, मतलब बहुत कम डिफरेंस था दोनों में। सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन देयर लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। तो पूरा का पूरा युद्ध किस पे डिपेंड कर रहा है? जब दोनों के पास इक्वल पावर है, इक्वल हथियार है, इक्वल प्रोटेक्शन है, इक्वल कवच है, सब कुछ बराबर का है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अब युद्ध किस पे डिपेंड कर रहा है, जंग किस पे डिपेंड करती है? दोनों के मोराल पे, दोनों के लीडरशिप पे, कि किस तरीके से कौन कौन सी रणनीति लगा रहा है, कौन कौन सी बुद्धि लगा रहा है, किस रणनीति के साथ वो लड़ेंगे। जंग में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी, रणनीति बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, कि आपके पास युद्ध का, लड़ाई का स्किल होना चाहिए, और ये लीडर्स के पास होता है। लीडर्स अपने आर्मी को, अपने ट्रूप को, अपनी सेना को किस तरीके से लीड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि किस समय कौन सा, दो जैसे शतरंज जो लोग चेस खेलते हैं, तो दोनों इक्वल आर्मी होती है दोनों तरफ से, लेकिन ये तो खेलने वाले पे डिपेंड करता है ना, कि कौन वो कितनी समझदारी से खेल रहा है, कौन वो जो लीडर है, जो प्लेयर है, वो सारे मोहरों को चलाता है, उसी तरीके से जो लीडर होता है वो अपनी सारी पूरी सेना को किस तरीके से चलाएगा, ये उसका हुनर, ये उसका स्किल बताएगा। और उसका जो मोराल है, यानी कि उसकी जो उसका जो मनोबल है, ये पूरी की पूरी उस पर डिपेंड करता है। मतलब लड़ाई के पहले अगर पहले ही मनोबल को गिरा दिया जाए तो लड़ाई वहीं हार जाएगा वो सेना या वो ट्रूप। तो यानी कि लड़ाई बहुत हद तक मनोबल पे भी डिपेंड करती है, कि नहीं मतलब लोग जीतेंगे, तुम लोग को जीत के आना है, तुम हार नहीं सकते हो। तो जब सब कुछ बराबर हो तो लड़ाई सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंडेंट रह जाती है, पहला लीडरशिप, दूसरा मोराल पे, यानी कि आप किस तरीके से अपनी आर्मी को लीड कर रहे हो, दूसरा आपका मनोबल। Now, the juncture at which Vishwas Rao, the son of and heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. अब इस पूरे जंग का टर्निंग पॉइंट जो समय था, जंक्चर, जंक्चर का मतलब समय, पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें विश्वास राव को मार दिया गया। और विश्वास राव कौन था? इकलौता सन, बेटा और उत्तराधिकारी, आखिरी उत्तराधिकारी, मराठा की आर्मी का आखिरी, पेशवास का आखिरी उत्तराधिकारी था वो। तो ये पूरा का पूरा गेम कहाँ पे पलट गया? जब विश्वास राव मर गया, ठीक है। अगर भाऊ साहेब को भी कुछ हो जाता और विश्वास राव बच जाता तो भी मराठा आर्मी, मराठा डायनेस्टी ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन विश्वास राव आखिरी एयर था और वो मर गया तो पूरा का पूरा मराठा डायनेस्टी ही ख़त्म हो गया ना, तो पूरा खेल ही पलट गया। तो ये एक पॉइंट ऑफ, ये जो इंसिडेंट था ये पूरे हिस्ट्री को घुमा दिया। नाउ एज हिस्ट्री हैज़ इट, और हिस्ट्री के हिसाब से जैसे कि हम जानते हैं, हिज अंकल भाऊ साहेब रश्ड इनटू द मेले एंड वाज नॉट नोन। और जैसा कि हम जानते हैं विश्वास राव तो मर गया, और जो उसका चाचा था यानी कि भाऊ साहेब, वो क्या हो गया था? भाग गया था, या उस भगदड़ में कहीं पे, उस हाथापाई में कहीं पे गायब हो गया, जिसका फिर दोबारा कभी पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। हिस्ट्री के हिसाब से यही मालूम है कि विश्वास राव को तो मार दिया गया था, और चाचा भाऊ साहेब को क्या किया गया था? वो कहीं चले गए थे उस हाथापाई में, वो दोबारा मिले ही नहीं, कहाँ गए उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। But for the troops at the particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. लेकिन सेना के लिए ये जो समय था, ये पर्टिकुलर मोमेंट, कि दोनों ही लीडर्स का गायब हो जाना, दो एक का मर जाना, एक का गायब हो जाना, तो दोनों ही लीडर्स को खो दिया था उन्होंने, तो इसकी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, एक बहुत ही क्रूशियल टाइम बन गया। दे लॉस देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट। जब लीडर ही नहीं रहेगा तो सेना की लड़ने की ताकत, सेना का मनोबल सब खत्म हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर जाते हैं। सेना का काम होता है कि लीडर आपको जैसे लीड करेगा आपको वैसे चलना है, कठपुतली की तरह। तो यहाँ पे जब लीडर ही नहीं रहा तो सेना का तो मनोबल वैसे ही गिर गया ना, सेना के पास अब स्किल नहीं है, उसके पास हार मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। दे फॉलोड द अटर राउट, और उन लोगों को घोर पराजय हासिल हुई। अटर राउट, और उनकी सेना बहुत बुरी तरीके से हार गई, घोर पराजय, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग हार जाते हैं मराठा आर्मी। एग्जैक्टली प्रोफेसर, तो गायतोंडे बोलते हैं हाँ प्रोफेसर बिल्कुल यही हुआ था।
and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle. और राजेंद्र कहते हैं कि और आपने मुझे जो दिखाया है, जो पेज में जो फटा हुआ जो पेज दिखाया है उसमें क्या हुआ है, कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव। आपने तो दिखाया उसमें तो कुछ और ही हुआ है, जो पेज आपने मुझे दिखाया जो फटा हुआ पेज उसमें क्या दिखा, कोर्स ऑफ इवेंट जो था वो थोड़ा अलग था, जिसमें कि विश्वास राव जो बुलेट लग गई थी एक्चुअल में वो नहीं लगती, वो मिस हो जाती है। अ क्रूशल इवेंट गॉन द अदर वे, ये इम्पॉर्टेंट इवेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण इवेंट ही किसी दूसरे तरीके से मोल्ड हो गया, टर्न हो गया, घूम गया, है ना। इट बूस्टेड देयर मोरल, सॉरी, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप वॉज ऑल्सो ऑपोजिट। अब देखो, जब तक अभी रियलिटी में मराठा आर्मी ने, मराठा सेना ने अपने दोनों लीडर को खो दिया था, तो लीडर को खो दिया, अपने उनका मोराल ऐसे ही डाउन हो गया, उनका मनोबल ऐसे ही टूट गया, क्योंकि उन लोगों तो सेना को लीड करता है लीडर, है ना। अब मोराल डाउन हो गया तो उन लोगों को बहुत बुरी पराजय हासिल हुई। अब जो पेज जो पैरेलल यूनिवर्स में जो चीज़ हुई थी उसमें तो ये ही इवेंट घूम गया ना। अब विश्वास राव तो जिंदा है, भाव साहिब की भली बात नहीं हो रही, लेकिन विश्वास राव को तो गोली नहीं लगी है, तो विश्वास राव को जिंदा देख करके मनोबल तो स्ट्रांग है ना, मतलब लीडर अभी भी तो है ना, तो यानी कि अब जो आर्मी है, जो सेना है, वो भी तो किसी और तरीके से लड़ेगी ना, यानी कि एक इवेंट के चेंज होने से उसके बाद जो सक्सेसिव इवेंट्स हैं वो भी तो चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि लीडर अभी भी जिंदा है तो ट्रूप भी अभी तक लड़ रहा होगा। एंड इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ा विश्वास राव को जिंदा देख करके, और उसकी वजह से उन्हें और अधिक प्रेरणा मिली। इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा, तो इनको एक्स्ट्रा इम्पेटस मिला, यानी इन्हें और अधिक प्रेरणा मिली, अधिक प्रेरणा मिली, और जिसकी वजह से ये सारा का सारा अंतर दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को। राजेंद्र सेठ, और ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं, ये राजेंद्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Maybe so, similar statements were made about the Battle of Waterloo, which Napoleon could have won. अब राजेंद्र कहते हैं कि हाँ हो सकता है, और गंगाधर पंत कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुम ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, लेकिन यही सेम तरीके की बातें तो बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में भी बोली गई हैं। उसमें भी बैटल ऑफ वाटरलू में भी क्या हुआ था कि जो वॉर था बैटल ऑफ वाटरलू वो 1815 में हुआ था नेपोलियंस के बीच में और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड मार्शल ब्लूशर के बीच में, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और मार्शल ब्लूशर जो थे वो लोग एक साथ होकर लड़ रहे थे, और नेपोलियन उनके अलग आर्मी थी, ठीक है। तो जिसमें कि नेपोलियन बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू समझ में आया कि उसमें भी अगर ऐसे कि कुछ चेंज कर दिया जाए, कैटास्ट्रोफ थ्योरी जैसा कुछ ऐड कर दिया जाए तो नेपोलियन नहीं हारे होते, है ना। तो सेम चीज़ तो बैटल ऑफ वाटरलू के साथ भी हो सकती है। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ यूनिक हिस्ट्री। लेकिन ये सब बोल करके तुम क्या साबित करना चाहते हो राजेंद्र, मुझे नहीं समझ में आ रहा। रियलिटी तो कुछ और है ना, हम लोग एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं, एक अलग दुनिया में रहते हैं जहाँ तुम जो बोल रहे हो वो सब नहीं हुआ है, यहाँ तो कुछ और ही हुआ है ना। ये दुनिया यूनिक है, ये अलग है, जिसका हिस्ट्री यूनिक है, हिस्ट्री भी अलग है, जिसमें जो इतिहास हुआ है वो अलग है, ठीक है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। ये जो आइडिया, ये जो तुम विचार जो बता रहे हो, ये स्पेक्यूलेशन के लिए ठीक है, मतलब ये कन्फ्यूजन के लिए या मान लेने के लिए, काश ऐसा हुआ होता, स्पेक्यूलेट कर सकते हैं हम लोग, अब बस उम्मीद कर सकते हैं, काश पे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये तो रियलिटी नहीं है ना, रियलिटी तो कुछ और है। हम लोग तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं ना कि हाँ काश ऐसा हुआ होता, काश नेपोलियन नहीं हारा होता, काश मराठा नहीं हारे होते। तो ये सारी चीज़ें तो काश पे डिपेंड कर रही है, अनुमान पे डिपेंड कर रही है, रियलिटी तो कुछ और है। ये दुनिया तो यूनिक है, ये हिस्ट्री यूनिक कुछ अलग थी। गंगाधर पंत सेट, तो गंगाधर पंत ये सारी बातें बोलते हैं कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange.
बट प्लीज हियर मी आउट, राजेंद्र सेड। अब राजेंद्र बोलते हैं कि आई टेक इशू, मतलब कि मैं यहाँ पे आपसे असहमत हूँ, ठीक है, मैं आपसे सहमति नहीं रखता हूँ। टेक इशू का मतलब अग्री नहीं करना, सहमति नहीं रखना, ठीक है। वहाँ पे जब गंगाधर पंत उसको बोलते हैं कि ये सारी बातें जो तुम बोल रहे हो ये तो बस महज एक अनुमान है कि काश ऐसा हो पाता, तो ये तो रियलिटी नहीं है ना, तो तुम समझाना क्या चाह रहे हो। तो वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, ये अनुमान नहीं है, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमति नहीं रखता हूँ, और यहीं से मैं अपने दूसरे पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आप भले ही मेरी बात को शायद नहीं समझ पाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे सुनिए, पूरी तरीके से पहले सुन लीजिए, ठीक है। इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, यानी कि इनके पास दो थियोरीज थी, तो पहली थ्योरी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, अब ये दूसरी थ्योरी को बताने के लिए जा रहे हैं। तो उनका सेकेंड पॉइंट वो बोलते हैं कि भले ये आपको थोड़ा सा अलग लगे, विचित्र लगे, अद्भुत लगे, लेकिन प्लीज़ पहले सुन लीजिएगा पूरा। गंगाधर पंत लिसन एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू। गंगाधर पंत भी बड़े उम्मीद के साथ सुन रहे हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और राजेंद्र बोलना चालू रखते हैं। What do you mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly via instruments. तो राजेंद्र उनसे पूछते हैं आप रियलिटी से क्या समझते हैं, वास्तविकता से आपका क्या मानना है, क्या समझते हैं आप वास्तविकता से। तो गंगाधर पंत कहते हैं कि जो चीज़ें हम लोग डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका अनुभव हम लोग को डायरेक्टली होता है, या हमारा जो सेंसेस है, आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यही सब रियलिटी है कि नहीं। और या तो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे टीवी और फ़ोन और इन सारी चीज़ों के थ्रू सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे सेंसेस जो महसूस कर सकते हैं वही रियलिटी है, ठीक है। बट इट इज़ लिमिटेड, इज़ इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी। तो कहते हैं कि क्या आप, ठीक है, आप बोले रियलिटी तथ्य यही है, वास्तविकता यही है, लेकिन क्या जो चीज़ हम सिर्फ देख सकते हैं, ये क्या वहीं तक सीमित है। रियलिटी जो सिर्फ हम देख सकते हैं, क्या वो वहीं तक सीमित है। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस। इसका कोई दूसरा स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कभी कोई चीज़ को आप मानते हैं, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बस मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि मेरे साथ अच्छा होगा, 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 ये मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन को हम देख तो नहीं सक रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन जो हम कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, ये मेरा पॉजिटिव अफर्मेशन, मेरा मैनिफेस्टेशन है। आज हम किसी चीज़ को मना लिए, अभिव्यक्त कर लिए, ठीक है। तो ये जो अभिव्यक्ति है मेरी, ये तो मेरा बिलीफ है ना, ये मेरा मानना है ना, ये मुझे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं हम रियलिटी तो मानते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जो आपका मैनिफेस्टेशन होता है, जो आपका प्रदर्शन होता है, कभी कभी कोई चीज़ को आप जो मानते हैं, ये हर बार आप देख तो नहीं पाते, लेकिन फिर भी आप मानते हैं ना कि वो सच है। That reality may not be unique but has even found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. तो ऐसे ही रियलिटी को may not be unique, और जो कि यूनिक नहीं है, लेकिन इसको फाइंड आउट किया गया है, माना गया है कि ऐसा ही एक रियलिटी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग देख तो नहीं पाते लेकिन रियलिटी में वो है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर जो चीज़ हमको दिखाई दे वही सच है, ठीक है। तो इसीलिए दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम। आपको पता, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम है उसमें भी एक ऐसी रियलिटी है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, वो वास्तविकता में है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हुई है। ऑफ एटम्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये कौन सा रियलिटी है, जो दुनिया का सबसे छोटा तत्व है, जो बहुत सबसे छोटी चीज़ है, वो है एटम, और उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। भले वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं, वो हमारा बिलीफ है कि वो है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोगों को मिले हैं, खोज की गई है उसकी, ठीक है। Now,
when dealing with such system the physicists discovered something startling. और वो कहते हैं कि जब इस छोटे छोटे सिस्टम के साथ हम लोग डील कर रहे थे, जब इन छोटे छोटे कणों के साथ जब हम डील कर रहे थे, फिजिसिस्ट राजेंद्र देशपांडे खुद एक फिजिसिस्ट हैं जो फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उन्हें फिजिसिस्ट कहते हैं फिज़िक्स को। तो वो कहते हैं कि फिजिसिस्ट ने कुछ चीज़ों को डिस्कवर किया, ठीक है, और कुछ उन्हें बहुत ही स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला नज़र आया, ठीक है। उन्हें जब वो लोग जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, जब वो लोग एटम्स और उनके पार्टिकल्स को पढ़ रहे थे, उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें बहुत ही कुछ चौंका देने वाली बात मालूम चली। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बिहेवियर को, इनके व्यवहार को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। Definitely, even if all the physical laws governing those systems are known, भले ही आपको उसके सारे फिजिकल लॉज मालूम होंगे। साइंस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये लॉ होता है, वो लॉ होता है, ये आपका न्यूटन का 1 2 3 लॉ है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो सब चीज़ का अनुमान लगाया गया है, सारे लॉज को पढ़ लिए गए हैं, सब चीज़ मालूम है साइंटिस्ट को, लेकिन इतना होने के बाद भी आप उसके नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि ये एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो समझ लो प्रोटॉन्स है, ये रेड वाला न्यूट्रॉन है, और ये सब नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हम लोग सारे लॉज को जानते हैं, सारे ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, सारी चीज़ों को हम जानते हैं, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स के नेचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अनुमान नहीं लगा सकते, या पहले से बता नहीं सकते हैं कि ये अभी यहाँ है तो कल कहाँ होगा, या उस टाइम पे थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पे होगा। इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। टेक एन एग्जाम्पल, जबकि सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं सबको एटम वगैरह को बहुत ही डिटेल स्टडी कर लिया है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, सारे लॉज को जानते हैं, वो लोग सब लॉज को बता चुके हैं, फिर भी ये चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। सोचो, टेक एन एग्जाम्पल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, वेयर विल इट गो। तो वो एक सवाल करते हैं कि चलो एक सवाल का जवाब दो, एक एग्जाम्पल लेते, उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि मैंने सपोज एक सोर्स के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। और फिर एक और एग्जांपल देते हैं कि इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल गो, इट विल बी एट अ लेटर टाइम। और अगर मैं एक गन से एक बुलेट को फायर करता हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, तो मुझे पता है कि वो कहाँ जाएगा। लेकिन अगर मैं वही एक इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूँ एक पर्टिकुलर सोर्स से एक पर्टिकुलर स्पीड में, तो मुझे नहीं पता है, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कि वो कहाँ जाएगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बुलेट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है निशाना लगाना है कहाँ पे, मैं गन को किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा हूँ, किधर वो जाएगा, कौन से टाइम पे जाएगा, सब चीज़ बता सकते हैं हम लोग। बट आई कैन नॉट मेक एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन यही सेम असर्शन, सेम अनुमान मैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नहीं लगा सकता हूँ।
इफ मे बी हियर देयर एनीवेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. और बहुत अगर बहुत ज़्यादा कुछ कोट इस पूरे थ्योरी को अगर कोट करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कहीं भी किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे स्पेसिफाइड टाइम में नहीं मिलेगा. ठीक है. द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, even as ignoramus historian like me has heard of it, प्रोफेसर गायतोंडे said. तो इतना सब सुनने के बाद ये जो थ्योरी थी ये हम लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही एलियन साउंड कर रहा है ना. जिनको केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं समझ में आएगी, जिनको केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में नहीं पता, उनके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये जो क्या बात बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल ही अजीब सी साउंड कर रही है, समझ में भी नहीं आ रहा है. तो उसी बीच में वो प्रोफेसर गायतोंडे भी तो हिस्टोरियन है, उन्हें भी कैसे पता होगा, उन्हें भी ठीक से नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हिस्टोरियन होने के बाद भी बोलते हैं कि द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. तुम लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हो ना, यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म में ये था कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किस समय पे कहाँ होगा, इस बात का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है. यही था लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. ठीक है. तो वो कहते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि मेरे जैसा एक अज्ञानी इग्नोरमस हिस्टोरियन भी ये बात जानता है कि तुम इसकी बात कर रहे हो, लेकिन क्या इससे तुम क्या बताना चाहते हो. तुमने इतना समझा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, आगे तो बताओ कि क्या बोलना क्या चाह रहे हो. सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स. अब आप तो राजेंद्र देशपांडे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल उसी तरीके से अब आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे डिफरेंट वर्ल्ड हैं, बहुत सारी दुनिया है. ठीक है. इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर. एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन यहाँ फाउंड होता है तो दूसरी दुनिया में इलेक्ट्रॉन कहीं और फाउंड हो रहा है, कहीं और मिल रहा है. ये इन येट अनदर इट इज़ इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन. और दूसरी दुनिया में वो किसी और लोकेशन में, किसी और स्थान पे मिलेगा आपको. Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about. जब एक ऑब्जर्वर को वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और वो कहाँ होगा कल को. इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है. But all those alternative world could exist just at the same. लेकिन ये दुनिया सारी की सारी एक साथ ही है ना, एग्जिस्ट तो एक ही साथ कर रही है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी. आई कैन अंडरस्टैंड. अभी आई एम रीडिंग इट, बट मैं अभी तुरंत आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि वो दोनों वर्ल्ड को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को और ये जो पैरेलल यूनिवर्स की बात वो कर रहे हैं, वो उन दोनों को एक्सप्लेन कैसे और कैसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये मैं आपको रीडिंग एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊँगी, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट. और राजेंद्र 1 मिनट के लिए रुकते हैं, सांस लेते हैं कि अब वो जो बात बोलने जा रहे हैं उसको किस तरीके से समझाना है, उस थॉट को बोलने के लिए वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं. बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे आज. उतने ही में प्रोफेसर गायतोंडे उनसे सवाल करते हैं कि तो क्या इन दोनों दुनिया के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है, कोई लेना देना है इन दोनों वर्ल्ड का. अब देखो यहाँ से पढ़ने के बाद अब मैं आपको समझाती हूँ कि वो बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं. ये एक एटम है. एटम में बहुत सारे अलग अलग पाथ होते हैं. जिस तरीके से सन है ना, तो एक सन के अराउंड जितने सारे प्लैनेट 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो क्या कभी ऐसा होगा कि एक प्लैनेट जो है वो दूसरे प्लैनेट के रास्ते में आ जाएगा या उछल करके इस वाले प्लैनेट में आ जाएगा? कभी भी वैसा नहीं हो सकता है, नहीं होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में या एटम्स में ऐसा होता है कि ये जो एटम है उसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे पाथ होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्टेट से जंप करके दूसरे स्टेट्स में जाने का इनमें कैपेसिटी होता है. ठीक है. ये अब कौन सी थ्योरी से जाते हैं या कब चले जाते हैं इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है. यही है डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी कि एक इलेक्ट्रॉन अभी इस स्टेट में था, अभी वो किसी और स्टेट में चला गया, मतलब किसी और ऑर्बिट में चला गया,
कब गया कब जाएगा ये इसका अनुमान, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन जाता ज़रूर है। यहाँ पे ये पैरेलल यूनिवर्स के साथ इसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे एक साथ बहुत सारे वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, कि प्रोफेसर गायतोंडे एक साथ बहुत सारे वर्ल्ड एग्जिस्ट एक्चुअली करते हैं, और हम ह्यूमंस, हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, ठीक है। हम लोग एक स्टेट में हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, सोचते हैं, तो हम किसी और वर्ल्ड में यानी किसी पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर जाते हैं, लेकिन एक समय पे हम किसी एक ही वर्ल्ड में एट अ टाइम रह सकते हैं, ठीक है। एक ही साथ हम दो वर्ल्ड में ट्रैवल नहीं कर सकते या दो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सेम जिस तरीके से गायतोंडे के साथ हुआ कि जब वो इस रियल वर्ल्ड में थे तब तो समझ में आ रहा है कि जैसे नॉर्मल दुनिया चल रही थी, नॉर्मल दुनिया में वो जी रहे थे, लेकिन उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उनका छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ जो कि उनके दिमाग पे जो असर डाला, जिसकी वजह से वो एक कोमा में गए 2 दिन के लिए, और उस कोमा वाले वर्ल्ड में वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल किए, और उस पैरेलल यूनिवर्स में 2 दिन के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ों को देखने लगे जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, और वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी की वजह से उसको देख रहे थे। इनका एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाना, एक वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जाना, ये क्वांटम थ्योरी था, और उस पैरेलल यूनिवर्स में इनका जिन जिन चीज़ों को देखना वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी की वजह से था। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि राजेंद्र यहाँ पे 2 साइंटिफिक थ्योरी की बात करते हैं, पहला क्वांटम थ्योरी एंड दूसरा ये कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं आपको मेरे हिसाब से आपका जो कंडीशन है, आपका जो स्टेट है, वो 2 थ्योरी के ऊपर इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता आपको ये समझ में आएगा या नहीं, या आप मेरी बातों का यकीन करोगे या नहीं, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। और यही सारी चीज़ें वो बोल करके उसको समझाते हैं। और प्रोफेसर गायतोंडे को शायद नहीं समझ में आया, इसलिए प्रोफेसर गायतोंडे सवाल करते हैं कि क्या ये जो दोनों वर्ल्ड है इनके बीच में कोई कांटेक्ट है, कोई एक दूसरे में कनेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर इस वर्ल्ड में तो किसी और पॉइंट ऑफ टाइम में थे, वहाँ गए हैं तो किसी और पॉइंट ऑफ टाइम में गए हैं, शायद वो हिस्ट्री में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना उनको उनका बेटा नज़र आ रहा है, और वहाँ पे उनको कोई एज अ हिस्टोरियन पहचान भी नहीं रहा है, जहाँ पे वो अपना 1000th लेक्चर देने वाले थे उसी आज़ाद मैदान में, वहाँ इनको कोई पहचान भी नहीं रहा है, वहाँ चेयरपर्सन की कुर्सी भी खाली है, विच मीन्स वो शायद उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या शायद वहाँ पर वो एक फेमस हिस्टोरियन नहीं है, तो किसी और पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर गए हैं, है ना। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि कोई कनेक्शन है या नहीं है। येस एंड नो, तो इस पर राजेंद्र आंसर देते हैं कि हाँ है भी और नहीं भी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि शायद कनेक्शन है भी और नहीं भी है। इमेजिन 2 वर्ल्ड्स, अब आप दोनों वर्ल्ड को क्या करिए, इमेजिन करिए। फॉर एग्जाम्पल इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन, और दोनों को इलेक्ट्रॉन की तरह इमेजिन करिए, इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और दोनों ही वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो गंगाधर पूछते हैं कि बीच में इंटरजेक्ट करते हुए, इंटरजेक्ट का मतलब इंटरप्ट करना, रोक देना, टोक देना, टोकते हुए कहते हैं जैसे प्लैनेट घूमता है वैसे, नॉट क्वाइट। तो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों यहाँ पे प्लैनेट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो एक स्टेट से एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में चला जा रहा है ना, लेकिन क्या प्लैनेट एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये कंपैरिजन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है जिनका हिस्ट्री से लेना देना है, जिनका साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो एक हिस्टोरियन के लिए, एक हिस्ट्री पढ़ने वाले इंसान के लिए ये थोड़ा मुश्किल है इन सारे टर्म्स को समझना, ये सारे एग्जाम्पल्स को समझना, इतने डीप एनालिसिस करना, और ऑलरेडी वो बेचारे इतना कन्फ्यूज़न में कि वो कहाँ गया था और कहाँ से उसको ये सारी चीज़ें वो बखार मिल गया है, भावसाय वांछी बखार, रियलिटी कुछ और है, इंडिया कुछ और है, वहाँ पे ऑलरेडी वो बेचारा, उसका दिमाग ऐसे ही बैफिल्ड है। तो यहाँ पे और इसको साइंटिफिक टर्म्स और इतने हैवी थ्योरी बता बता के वो और शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। तो कोशिश तो बेचारे कर रहे हैं समझने की, लेकिन मे बी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। So we will find out more about these theories or what the reality was in the next lecture. Till then, thank you very much.